हेलो गाइज। तो हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, है ना। और संख्या पद्धति में हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार हम उसको पुनः रिमाइंड करवा देते हैं। तो पार्ट वन में हम लोग पढ़े थे क्या, सब अंक से लेकर के अभाज्य संख्या तक, है ना। और पार्ट टू में क्या पढ़े थे, अभाज्य संख्या से लेकर के 5 तक का विभाज्यता का नियम, है ना। और यह पार्ट थर्ड वीडियो है किस चैप्टर का, तो संख्या पद्धति का, है ना। और इसमें हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस पर ध्यान देते हैं ना। इसमें हम लोगों को पढ़ना है 6 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता का नियम, जातीय मान या अंकीय मान, स्थानीय मान, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, सन्निकट मान, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, बंटन नियम, और क्या पढ़ना है, योज्य प्रतिलोम एवं गुणात्मक विलोम पढ़ना है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट थर्ड वीडियो है किस चैप्टर का, तो संख्या पद्धति का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, तो 6 से विभाज्यता का नियम, है ना। कितना से, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, है ना। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से, कितना से, 2 और 3 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है ना। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर क्या हो, शून्य या कोई सम संख्या हो, है ना। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है ना। तो इसको हम लोग एक 6012, है ना, 6012 देखेंगे कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 या 3 से विभाजित होना चाहिए, तब यह संख्या 6 से विभाजित होगा, है ना। तो सबसे पहले देखना है कि 2 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, सम संख्या। तो सम संख्या ऑलरेडी है, 2 से पूर्णतः विभाजित है ना। अब देखेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं, तो सभी अंक को जोड़ेंगे, तो 6 0 6 6 1 7 7 2 9, है ना। अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है। फिर हम पुनः दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कितना है, 8322 है। कितना है, 8322। देखेंगे कि यह जो है 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। क्लियर है। तो हाँ, तो सबसे पहले देखना है 2 से विभाजित है कि नहीं। तो इकाई स्थान पे कौन है, 2 है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित सम संख्या है ना। और अंकों का योग, है ना, 8 3 11 11 2 13 2 15, है ना। अंकों का योग जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या 6 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। कितना से, 7 से विभाज्यता का नियम, है ना। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी एक निश्चित अंक का पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हुआ हो। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे 1 6 बार आया हो, 1 1 1 1 1 और 1, कितना बार हो गया, 6 बार, है ना। यदि इस तरह से किसी भी खास अंक का पुनरावृत्ति लगातार कितना बार हो, 6 बार हो। जैसे 1 6 बार आया है, तो यह संख्या कितना से पूर्णतः विभाजित होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 2 6 बार आता तो क्या होता, यह संख्या भी 7 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता। दुनिया का कोई भी अंक यदि लगातार 6 बार रिपीट कर रहा है, तो वह संख्या क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है। इसका एक दूसरा भी डिफिनेशन होता है, वो डिफिनेशन हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे क्या है, 882, है ना। इसमें तो क्या है, अंक का लगातार पुनरावृत्ति 7 बार है ही नहीं, लेकिन मेरा डिफिनेशन क्या कहता है कि किसी खास अंक का पुनरावृत्ति लगातार कितना होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए, तभी 7 से विभाजित होगा। इसमें तो पुनरावृत्ति नहीं है और ना ही कोई निश्चित अंक भी है ना। यहाँ पर 8 और 2 दो तरह का अंक है ना। तो देखेंगे यह 7 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को अलग कर लेंगे। इकाई अंक कौन है, 2 है। और दहाई एवं सैकड़े के अंक को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, तो कौन है, 88 है। इकाई के अंक को क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे। इकाई के अंक को क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे, है ना। और 2 गुना करने के बाद इस 88 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 88 - 4 कर लिए, तो कितना आ गया, 84 आ गया। अब देखेंगे कि यह 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है ना। हाँ, तो यह 7 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। कितना बार में लग जाता है, तो 12 बार में, 12 सते 84।
इसीलिए यह 882 भी जो होगा वह 7 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब 7 से विभाजित का नियम क्या होगा कि यदि किसी संख्या के अंक का दोगुना शेष बचे संख्या में से घटाने पर यदि बचा संख्या 7 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, तो दी गई संख्या भी क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है? इस नियम 8 से विभाजिता का नियम है ना। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के, है ना, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और क्या हो, सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, या क्या हो, 8 से विभाज्य संख्या हो, क्या हो, 8 से विभाज्य संख्या हो, तो वह संख्या 8 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पर क्या हो, शून्य हो, या 8 से विभाजित संख्या हो, तो वह संख्या 8 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। क्लियर है? अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। जैसे 45,000 है ना, इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पर कौन है, शून्य है, तो यह संख्या क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है? जिस तरह फिर दूसरा एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 87,000 कितना है, 24 है ना, इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक, सॉरी सैकड़ा का जो संख्या है वो कौन है, 24 है, जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए 87,024 भी क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे है 92,800, यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान का जो अंक है वो 8 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, तो यह 92,800 भी जो होगा वह क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। कितना से? 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम, है ना। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है, उनके सभी अंक को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा वह संख्या यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो दी गई संख्या भी क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, है ना। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिए हम लोग, कितना, 8,63,694, कितना है, 8,63,694। देखना है कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित होता है या नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे, है ना, इसके सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, है ना, और देखेंगे कि जो योगफल आ रहा है वह 9 से पूर्णतः विभाजित होता है या नहीं होता है ना। तो सबसे पहले सभी अंक को जोड़े, तो इनका योगफल देखते हैं, 9 4 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 6 28, 28 7 कितना आ गया, 36 आ गया, है ना। जो 9 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है ना। तो यह जो है 8,63,694 भी जो होगा वह क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 10 से विभाजिता का नियम, है ना। तो 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे है ना, यह संख्या है ना, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना है, 1,08,530, है ना। तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, शून्य है, तो यह 10 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं 11 से विभाजिता का नियम। कितना से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम, है ना। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है ना, 11 से विभाजिता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थान पर स्थित और सम स्थान पर स्थित अंक का योगफल का अंतर यदि क्या हो, शून्य या
11 से क्या हो, विभाजित हो। शून्य या क्या हो, 11 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या जो होगा वह क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 3,91,457, है ना। 3,91,000 कितना है, 457। देखेंगे कि यह जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर से पहले विषम, है ना। तो विषम स्थान पर कौन कौन है, 7, 4, 9, है ना। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो विषम स्थान के अंक को जोड़ लेते हैं, है ना। कौन स्थान, तो विषम स्थान। तो विषम स्थान पर कौन कौन है, तो 7 + 4 + 9 बराबर कितना हो गया, जोड़ लेते हैं। 7 4 11, 11 में कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सम स्थान को जोड़ लेते हैं। कौन सा स्थान, सम स्थान। तो सम स्थान पर कौन कौन है, 5, 1 और 3। तो 5 1 6 और 6 3 कितना आ गया, 9, है ना। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 20 में से 9 गया तो कितना बचा, 11। तो हम लोग 11 के विभाज्यता के नियम से क्या जानते हैं कि विषम स्थान और सम स्थान पर स्थित अंकों के योगफल का अंतर क्या होना चाहिए, शून्य या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सम स्थान और विषम स्थान को क्या कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं, और इनका अंतर कितना आया, 11 आया, है ना। तो यह संख्या जो है कितना, 3,91,457, वह क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है। लोकल वैल्यू या फेस से वैल्यू, है ना, जातीय मान या अंकीय मान, है ना, जातीय मान या अंकीय मान, ठीक है। तो जैसे एक संख्या के द्वारा हम लोग समझते हैं, है ना, जैसे है 8,573, है ना, 8,573, है ना। इसमें 5 का अंकीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। 7 का अंकीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। 8 का अंकीय मान क्या होगा, 8 ही होगा। मतलब कोई भी संख्या होगा, यदि उसका हम अंकीय मान निकालेंगे तो वह अंक जो है स्वयं ही उसका क्या होगा, अंकीय मान होगा। पुनः हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे है 11,775 में 7 का अंकीय मान तो कितना होगा, 7 ही। इस 7 का भी अंकीय मान क्या होगा, 7 ही। मतलब क्या, किसी भी संख्या में जो अंक होगा उसका अंकीय मान वह अंक जो है स्वयं ही होगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान, है ना। स्थानीय मान को क्या कहा जाता है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, है ना। स्थानीय मान को क्या कहा जाता है, प्लेस वैल्यू, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, है ना। जैसे है 11,373, कितना है, 11,373। इसमें हमको क्या करना है, 7 का स्थानीय मान निकालना है। कितना का, 7 का। तो हम लोग 7 को ऐसे खींच करके क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इधर से देखेंगे, पहला अंक क्या होता है, दाईं ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ से आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले यह इकाई स्थान है और यह क्या है, दहाई स्थान। तो दहाई मतलब क्या होता है, 10। तो हम लोग 7 में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 70 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इसी संख्या में देखेंगे 1 का स्थानीय मान। तो 1 को हम लोग ऐसे खींच लेंगे, है ना। अब देखेंगे कि 1 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 1 कौन सा स्थान पर है, 10,000वें स्थान पर है। तो 1 गुना 10,000 कर देंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का अंकीय मान या स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद है क्या, समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी एपी, है ना। श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं, है ना। यदि कोई श्रेणी, है ना, यदि कोई श्रेणी इस प्रकार से दिया रहे, हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इसी प्रकार से, है ना। अब देखेंगे समांतर श्रेणी यह है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि यदि 2 लगातार पद के बीच का अंतर कितना हो, एक समान हो, तो यह श्रेणी क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। यदि 2 लगातार पद के बीच का अंतर समान नहीं होगा तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर है।
तो देखेंगे कि इसमें दो लगातार पद के बीच का अंतर जो है वो समान है कि नहीं है। तो सबसे पहले 4 में से 2 को घटाएं तो कितना आ गया 2, 6 में से 4 को घटाएं तो कितना आया 2, 8 में से 6 को घटाएं तो कितना आया 2, 10 में से 8 को घटाएं तो कितना आया 2। मतलब क्या दो लगातार पद के बीच का अंतर क्या है, एक समान है। तो यह श्रेणी क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्लियर है। इसका पहला पद जो है तो वह क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम पद, है ना। और प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग दूसरे पद में से पहले पद, दूसरा पद कौन है 4 है, पहला पद 2 है। तो 4 में से 2 को घटाए तो क्या प्राप्त हुआ 2। तो यह दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर क्या होता है a2 माइनस क्या होता है a1। मतलब क्या, डी क्या है, सार्वंतर है। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो किसी भी समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या निकलता है, सार्व अंतर निकलता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसका अंतिम पद, यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है। तो अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद को क्या कहा जाता है, एल कहा जाता है। अंतिम पद को क्या कहा जाता है, एल कहा जाता है। और ए एन या टी एन को क्या कहा जाता है, एनवा पद। ए एन या टी एन को क्या कहा जाता है, एनवा पद। और एस एन को क्या कहा जाता है, एन पदों का योग, है ना, एन पदों का योग। एस एन को क्या कहा जाता है, एन पदों का योग, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या सब सूत्र होता है ना। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है ना। और एस एन बराबर क्या होता है, एन बाय 2 इंटू क्या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। और एक दूसरा सूत्र भी होता है क्या, तो एन बाय 2 इंटू क्या ए प्लस एल। क्लियर है। यह था क्या, समांतर श्रेणी, है ना। और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी, है ना। क्या देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, है ना। तो जीपी किसे कहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं ना। जैसे इस तरह से श्रेणी दिया हुआ है 2, 6, 18, 54 डॉट डॉट, है ना। तो देखना है कि यह श्रेणी हम लोग कैसे जांच करते हैं कि जीपी में है या नहीं है, तो है ना। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसके लगातार दो पदों का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि लगातार दो पदों के अनुपात समान नहीं है तो वह गुणोत्तर श्रेणी नहीं कहलाएगा। यदि समान है तो वह क्या कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी कहलाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात क्या होगा, 6/2 तो कितना आ गया 3, है ना। फिर 18/6 तो कितना आ गया 3। फिर 54/18 है तो कितना आ गया 3। मतलब क्या कि लगातार दो पदों के बीच का अनुपात क्या है, निश्चित है। तो यह श्रेणी क्या कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी जीपी कहलाएगा। क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो अनुपात आया है इसको क्या कहा जाता है, सार्व अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्व अनुपात, है ना। और सार्व अनुपात को किससे सूचित करते हैं, आर से। क्या होता है, आर से, है ना। और आर बराबर क्या होता है, a2/a1। सॉरी, क्या होता है, आर बराबर a2 क्या होता है, a1 होता है ना। और इसके प्रथम पद को क्या किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। किसको, प्रथम पद को, है ना। प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है ना। और इसका एनवा पद जो होता है किसका, जीपी का एनवा पद। एनवा पद बराबर क्या होता है, ar⁻n-1, है ना। एनवा पद जो होता है वो क्या होता है, ar⁻n-1 होता है ना। और यदि हम लोग n पदों का योग निकालते हैं, किसका, जीपी का, तो n पदों का योग, है ना। n पदों का योग, n पदों का योग होता है ar⁻n-1 अब बाय क्या होता है, r-1। कब, जब क्या हो, r इज ग्रेटर देन 1 हो, r इज क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। क्लियर है ना। और दूसरा सूत्र होता है n पदों का योग
का सूत्र है ना, n पदों का योग। तो n पदों का दूसरा सूत्र होता है a, है ना, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n। अब भाई क्या होता है 1 माइनस r। यहां पर r जो है वह क्या है, 1 से छोटा है ना, यहां पर 1 ग्रेटर देन है किससे, r से। क्लियर है, मतलब r का जो मान होगा यहां पर क्या होगा, छोटा होगा, और यहां पर r का जो मान होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 1 से। क्लियर है। हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी है ना, हरात्मक श्रेणी को क्या कहते हैं, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना। हरात्मक श्रेणी क्या होता है, तो जितना भी एपी है, एपी का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, एचपी कहलाता है ना। मतलब जितना भी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, हरात्मक श्रेणी कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, है ना, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट यदि एपी में है, किसमें है, एपी में है, तो 1/2 1/4 1/6 1/8 किसमें होगा, एचपी में होगा। मतलब क्या, एपी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, एचपी कहलाता है, और एचपी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। क्लियर है। अब यदि इसका एनवां पद निकालना है, क्या निकालना है, एनवां पद, तो सेम वही एपी का ही सूत्र लगता है यहां पर भी। तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, सार्वंतर को डी से, है ना, एनवां पद को किससे, एनवां पद को एन से, है ना, एन पदों के योग को एस एन से, है ना, एन पदों के योग को किससे सूचित करते हैं, एस एन से। चलिए देखते हैं अब हम लोग एपी का एनवां पद। तो एपी का एनवां पद क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है ना। तो एचपी का एनवां पद क्या हो जाएगा, है ना, एचपी का एनवां पद क्या हो जाएगा, तो 1 बाय क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, किसका, एचपी का, क्योंकि एपी का व्युत्क्रम एचपी। तो एपी का एनवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एचपी का क्या हो जाएगा 1 बाय ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सन्निकट मान, सन्निकट मान, है ना। सन्निकट मान क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, 1 2 3 या 4 हो, क्या हो, यदि किसी संख्या के अंत में 1 2 3 या 4 हो, है ना, तो उसके 10 तक सन्निकट मान क्या होता है ना, उसके 10 तक सन्निकट मान क्या होता है, तो इसके मान से कम वाला जो 10 का होगा मान, वही क्या कहलाता है, इस अंक वाले का सन्निकट मान कहलाता है ना। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ना। जैसे 43 है, 43 का सन्निकट मान यहाँ पर 3 है, तो ये 3 है, तो क्या होगा, इसके इससे कम, तो 43 से कम 10 का सन्निकट मान तो कौन है, 40 है। तो 43 का सन्निकट मान कितना हो गया, 40 हो गया, है ना। इसी तरह से 54 का सन्निकट मान, तो 54 4 है ना, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तो इससे कम वाले पर जाएंगे, इससे कम वाले संख्या पर जाएंगे, लेकिन वह किसका, तो 10 का क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, 50 होगा, क्या होगा, 50 होगा। क्लियर है। इसी तरह से फिर यदि इकाई स्थान पर 5 6 7 8 या क्या होता है, 9 होता है ना, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 5 6 7 8 या क्या होता है, 9 होता है, तो उस संख्या का सन्निकट मान क्या होता है, अधिक होता है। उस संख्या का सन्निकट मान संख्या से अधिक होता है, लेकिन कहां तक, तो उसके 10वें मान तक। क्लियर है। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, 55 है, इसका सन्निकट मान कितना होगा, 60 होगा। जैसे 78 है, इसका सन्निकट मान कितना होगा, 80 होगा। जैसे 99 है, इसका सन्निकट मान कितना होगा, 100 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सन्निकट मान किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद है क्रम विनिमय नियम, है ना। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम, है ना। क्रम विनिमय नियम को कहा जाता है इंग्लिश में क्या, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। अब देखते हैं क्रम विनिमय नियम 2 प्रकार का होता है, एक होता है किसके लिए, योग के लिए, और दूसरा होता है किसके लिए, गुणा के लिए, है ना। तो योग के लिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, है ना। a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए। और गुणा के लिए क्या होता है, a इंटू बी बराबर क्या होता है, b इंटू ए, है ना। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, जहां क्या होना चाहिए, a और
बी, है ना, जहां ए और बी कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है ना, ए और बी कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो कर्मण्य नियम किसके लिए होता है, तो योग और गुणा के लिए, है ना। योग के लिए कर्मण्य नियम क्या होता है, तो a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और गुणा के लिए क्या होता है, a इंटू बी बराबर बी इंटू ए, है ना। लेकिन एक कंडीशन है जहां a और b कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा नियम, साहचर्य नियम, है ना। कौन सा नियम, साहचर्य नियम। इसके बाद हम लोग देखेंगे बंटन नियम, है ना। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम को इंग्लिश में कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ, है ना। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है किसके लिए, योग के लिए, और दूसरा होता है किसके लिए, गुणा के लिए, है ना। तो योग के लिए साहचर्य नियम क्या होता है, तो a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस c अब बराबर क्या होता है, a प्लस b अंडर ब्रैकेट क्या होता है, c होता है। क्लियर है? यह किसके लिए हो गया, योग के लिए, है ना। अब गुणा के लिए देखेंगे क्या होता है, तो a इंटू अंडर ब्रैकेट b इंटू c अब बराबर क्या होता है, a इंटू बी अंडर ब्रैकेट इंटू क्या होता है, c होता है। क्लियर है? और यहाँ पर भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ पर a b और c जो है यह कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां a b और c परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? जहां ए बी और सी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है ना। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कौन सा नियम, बंटन नियम। कौन सा नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो आप बंटन नियम किसे कहेंगे, है ना, जैसे a प्लस, है ना, b इंटू सी है, तो a प्लस बी इंटू सी बराबर क्या होता है, तो ए बी प्लस क्या होता है, ए सी, है ना। यह क्या कहलाता है, बंटन नियम कहलाता है। यहां पर भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो जहां ए बी और क्या होना चाहिए, सी परिमेय संख्या है ना। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? योज्य प्रतिलोम, है ना। योज्य प्रतिलोम किसे कहेंगे, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे क्या है, 5/8 का हमें क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है, 5/8 का योज्य प्रतिलोम, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a को जोड़ देंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तब जो a का मान होगा वही 7/8 का क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a का मान निकालते हैं, है ना। तो यह इधर 7/8 जो है वो क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो a बराबर क्या हो गया, -7/8, है ना। तो 7/8 का योज्य प्रतिलोम कौन हो गया, -7/8, है ना। और फिर हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे क्या है, 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो इसमें फटाक से हम लोग क्या करेंगे, a को जोड़ देंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। 5 इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, a बराबर कितना आ गया, -5, तो 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -5 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं, है ना। अब देखते हैं क्या, गुणात्मक विलोम, गुणात्मक विलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। गुणात्मक विलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। गुणात्मक विलोम क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे है 11/17, इसका क्या करना है, गुणात्मक विलोम निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a से गुणा करेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, 1 के बराबर। मतलब क्या, जिस संख्या का गुणात्मक विलोम पूछेगा उसमें a से गुणा करेंगे, उसको क्या करेंगे, 1 के बराबर कर देंगे। तब जो a का मान होगा वही दी गई संख्या का क्या कहलाएगा, गुणात्मक विलोम कहलाएगा ना। तो अब यहाँ पर क्या है, 17 भागा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11, a बराबर कितना, 17, है ना। और अब यहाँ पर a का मान निकालेंगे, इसीलिए a बराबर इधर 11 गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में, तो कितना आ गया, 17/11, है ना। मतलब 11/17 का जो है गुणात्मक विलोम कौन आ गया, 17/11। ठीक है। तो और एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, जैसे है क्या, 5 का हमें क्या करना है, गुणात्मक विलोम निकालना है। तो इसमें फटाक से हम लोग क्या करेंगे, a से गुणा करेंगे और इसका 1 के बराबर कर देंगे। अब इधर क्या है, 5 गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में, तो a बराबर कितना आ गया, 1/5, मतलब 5 का जो गुणात्मक विलोम हो गया वह क्या हो गया, 1/5
5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणात्मक विलोम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था मेरा क्या, संख्या पद्धति का पार्ट 3 वीडियो, है ना। और इसके बाद एक और वीडियो बनेगा, है ना, थ्योरी से रिलेटेड, है ना, और उसमें हम लोग संख्या पद्धति के सभी सूत्र को देखेंगे, है ना। और इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने तरह का कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बताएंगे, है ना। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और इससे वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।